AI8 में आपका स्वागत है। आज हम 25-26 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, मौसम विज्ञान दिवस कितने मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 23 मार्च। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मौसम विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? मौसम विज्ञान दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। मुख्यालय जनेवा में है। इस वर्ष का थीम अर्ली वार्मिंग अर्ली एक्शन इस बार का थीम है। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। और वही बात करें, किसान ऐप आईटी रुड़की के द्वारा शुरू किया गया। किसान ऐप आईटी रुड़की के द्वारा शुरू किया गया। वहीं और बात करें तो मौसम से ही रिलेटेड, तो आसियान चक्रवात का नामांकन श्रीलंका ने किया। वहीं बात करें मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में होती है और ओजोन और हवाई जहाज ओजोन परत समताप मंडल में और समताप मंडल में ही हवाई जहाज चलती है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी पटना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में 24 से 27 मार्च तक नागरिक उड्डयन कार्यक्रम चलेगा, जो एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया कार्यक्रम होगा। बात करें इस कार्यक्रम का आयोजन बेगम एयरपोर्ट पे किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और निवेश के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। वहीं बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में हाल ही में स्टैच्यू ऑफ
इक्वलिटी की स्थापना की गई। इक्वलिटी की स्थापना की गई जिसकी ऊंचाई 216 फीट है और इसका उद्घाटन 5 फरवरी को किया गया। एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने फरवरी को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया, तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। वहीं बात करें इनके बारे में, हैदराबाद का इतिहास जान लें कि भारत में एक ऐसे साल, तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। यह ऑपरेशन पोलो कितने मार्च से चला था? ऑपरेशन पोलो 13 से 17 सितंबर तक चला था 1948 को। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। वहीं बात करें तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में हुआ है, जो इसका पहले नाम गुड़गांव था। वहीं बात करें, जब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के बारे में जान लें कि सूरज कुंड मेला हरियाणा में ही शुरू हुआ था। सूरज कुंड मेला हरियाणा में ही शुरू हुआ था। कहाँ पे? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में शुरू हुआ। और सूरज कुंड मेला का पार्टनर देश कौन था? तो इसका उज्बेकिस्तान इसका पार्टनर देश था। थीम राज्य जम्मू एंड कश्मीर था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास दुस्तलीग का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए मालदीव, बी इंडोनेशिया, सी उज्बेकिस्तान, डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ भारत दुस्तलीग युद्ध अभ्यास शुरू किया है। वहीं इसका बात करें तो यह 21 से 22 मार्च से 31 मार्च तक इस संयुक्त परीक्षण युद्ध अभ्यास किया जाएगा। यह तीसरा संस्करण है। और एक्वेरिन में यह युद्ध अभ्यास मालदीव के पास करता है। वहीं बात करें एक्वेरिन मालदीव के साथ करते हैं। एक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के साथ करता है। समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करते हैं। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करते हैं। वहीं कजिद युद्ध अभ्यास कजाकिस्तान के साथ खंजर युद्ध अभ्यास किर्गिस्तान के साथ। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में पाक जलमध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है? ऑप्शन ए नेहा शर्मा, बी जिया राय, सी राधिका जोशी, डी भूला चौधरी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जिया राय। जिया राय पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज और महिला तैराक बन गई है। वहीं बात करें जिया राय की, तो जिया राय ये श्रीलंका के तलाई मन्नार से, श्रीलंका के तलाई मन्नार और तलाई मन्नार से तैरकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक आई थी, तैर के आई थी। हाँ, धनुषकोडी तक तैर के आई। आइए, ये 13 घंटे 10 मिनट का समय ली, 13 घंटे 10 मिनट का समय लगाई और 28.5 किलोमीटर की दूरी तय की है। वहीं बात करें तो जिया राय एक पैरा स्विमर है, दिव्यांग, ये एक पैरा स्विमर है। और वहीं बात करें तो जिया राय के नाम कुछ और रिकॉर्ड हैं। ये महाराष्ट्र से आती है। अब महाराष्ट्र में वर्ली से गेटवे ऑफ इंडिया तक तैर कर आने वाली सबसे कम उम्र की आर्टिस्टिक लड़की है। ये जिया राय ऑटिज्म रोग से पीड़ित है। तो वहीं बात करें तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। वहीं बात करें दिव्यांग की, अगर बात कर रहे हैं तो दिव्यांग के बारे में जान लें तो पहली दिव्यांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी उनका नाम अरुणिमा सिन्हा है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लिए हैं? ऑप्शन ए तीरथ सिंह रावत, बी हरीश रावत, सी पुष्कर सिंह धामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो इनके बारे पुष्कर सिंह धामी के एक बारे में दिलचस्प ये एक वाकया हुआ है क्या कि ये जिस मतलब जहाँ से ये चुनाव लड़े थे वहाँ से ये हार गए हैं और उस जगह का नाम खटीमा है। जहाँ से ये हारे हैं उस जगह का नाम ये खटीमा है। खटीमा विधानसभा से पुष्कर सिंह धामी अपना विधानसभा चुनाव हार गए हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है, 70 विधानसभा सीट है जिसमें बीजेपी 47 सीटें जीती। हाँ, और पुष्कर सिंह रावत को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाए। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। और बात करें उत्तराखंड का ही तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में काला पानी और लीपू लेक दर्रा है, जो
हाल ही के वर्षों में ये विवादित रहा है नेपाल के बीच में। वहीं बात करें तो उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है? गैरसैंण। कौन है? गैरसैंण है। और इसका हाईकोर्ट कहाँ है? नैनीताल में। नैनीताल। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किनके साथ लगाता है? ये नेपाल और तिब्बत के साथ। नेपाल और तिब्बत के साथ ये इनका ये अंतर। और इनका राष्ट्रीय पशु कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी जो संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, बी एशले बार्टी, सी सेरेना विलियम्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एशले बार्टी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एशले बार्टी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। वर्तमान में ये दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है और 25 साल की उम्र में ये संन्यास ले ली है। इनकी उम्र 25 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया है। और इसने घोषणा कब की? इसने 23 मार्च को घोषणा की। 23 मार्च 2022 को इसने घोषणा की कि हम महिला टेनिस से हम संन्यास ले रहे हैं। इनकी उपलब्धि के बारे में जान लें तो यह 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने ही जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन। और उसके बाद वहीं पुरुष की बात करें तो राफेल नडाल ने जीता था। और 2021 में महिला 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। 2021 में विंबलडन का भी खिताब जीता। और वहीं अमेरिकन ओपन 2021 की बात करें तो एम्मा रादुकामा जो इंग्लैंड की खिलाड़ी है उसने अमेरिकन ओपन 2021 का जीता। वहीं पुरुष वर्ग की बात करें तो रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव जीते। तो इनके बारे में बस इतना ही। तो आज का 7वां प्रश्न, शहीद दिवस कितने मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 24 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23 मार्च। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस में मनाया जाता है। इसका दरअसल इसी दिन 1931 को देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई। कब? माफ़ कीजिए 1928 नहीं 1931 नहीं 1928 में। और जिस पुलिस अधिकारी ने दिया था किसके एवज में? जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में। जॉन सैंडर्स के हत्या के आरोप में इन तीनों को फांसी दे दिया गया था। ये देश के बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और महान सपूतों को याद के इसी दिन के लिए मतलब कि जो इनको फांसी दे उनके बलिदान में ये मनाया जाता है। इसी दिन 23 मार्च और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाने में जैसे 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस किन के रूप में मनाते हैं? तो एक
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और वहीं 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या के समय से के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष का थीम जो था आज़ादी महोत्सव उत्सव के यह दिवस स्वतंत्रता सेनानियों के ये थीम पर था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कौन करेंगे? ऑप्शन ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शहीद दिवस के मौके पर कलकत्ता के विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। कहाँ करेंगे उद्घाटन? कोलकाता में। कोलकाता में विप्लवी भारत का उद्घाटन करेंगे। यह स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह सशक्त प्रतिरोध के प्रदर्शित करता है। यह गैलरी, इस गैलरी का उद्देश्य 1947 तक हुई घटनाओं व समृद्ध दृश्यों को प्रदान करता है। जो 1947 से तक जो घटना घटा था भारत में, उसी सभी दृश्यों को यह घटना को दर्शाता है और आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई अहम भूमिका का उजागर करेगा ये गैलरी। इसके अलावा बात करें तो यह गैलरी तत्कालीन क्रांतिकारी आंदोलनों को गति देने वाली राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि को भी दर्शाता है। इसके अलावा यह गैलरी तत्कालीन क्रांतिकारी आंदोलन को गति देने वाली राजनीतिक और बौद्धिक को दर्शाता है। यह उन क्रांतिकारी आंदोलनों को जन्म और प्रसार भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन इत्यादि घटनाओं को भी दर्शाती है ये गैलरी। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी सुरेश रैना, सी विराट कोहली, डी महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरेश रैना। भारत के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के प्रतिष्ठित आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। रैना को जयसूर्या जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, जमैका के धावक कौन है? अशफा पॉवेल इत्यादि से आदि 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नामांकित किया गया था। वहीं बात करें रैना की, तो रैना 2011 विश्व कप के जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के एक हिस्सा थे। उन्होंने आईपीएल में कई वर्षों तक चेन्नई सीएसके जो चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के लिए खेला किया करते थे। इस समारोह का आयोजन 17 मार्च को किया गया था और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलंकी ने किया था। इब्राहिम मोहम्मद सोलंकी ने की थी। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने कितने अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? ऑप्शन ए 200 अरब डॉलर, बी 282 अरब डॉलर, सी 400 अरब डॉलर, डी 100 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 400 अरब डॉलर। भारत ने हाल ही में 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। भारत ने निर्धारित समय सीमा से 9 दिन पहले ही 400 बिलियन डॉलर
400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर अमेरिकी बिलियन डॉलर का 400 बिलियन डॉलर का लक्ष्य ये हासिल कर लिया है। भारत पिछले साल की तुलना में 37 बढ़ा है। वहीं 2020-21 में 292 अरब डॉलर था। वहीं बात करें औसतन भारत प्रति घंटे 46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है और हर महीने 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। भारत ने 2021 के दिसंबर महीने में 37 अरब डॉलर का निर्यात किया है। यह एक महीने में सबसे ज़्यादा है। यह जो आंकड़ा बताया गया है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा बताया गया है। भारत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि हुई है। वहीं बात करें तो भारत के शीर्ष निर्यात में परिष्कृत पेट्रोलियम, हीरे, पैकेज्ड दवाएं, आभूषण और चावल है। वहीं आयात की बात करें तो कच्चे पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा, सोना, कोयला और पेट्रोलियम गैस है तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, विश्व टीबी दिवस कितने मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 23 मार्च, डी 24 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी की जो खोज की थी 1882 में, उसी के उपलक्ष्य में 24 मार्च को मनाया जाता है। वहीं इस वर्ष का थीम की बात करें तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। वहीं बात करें तो यह टीबी तपेदिक के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। भारत ने टीबी को खत्म करने के लिए 2025 तक लक्ष्य रखा है। वहीं बात करें तो एसडीजी ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। एसडीजी ने इसे 2030 तक रखा है, जिसमें एड्स, मलेरिया, जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों हैं, एसडीजी ने क्या है
ASDG का लक्ष्य कब है? 2030 तक। अब भारत का कब है? 2025 तक इसको ख़त्म करने का रखा है। तो वहीं बात करें टीवी की, बात करें कुछ जान लें टीवी के बारे में। तो टीवी जो है हवा के माध्यम से फैलता है। टीवी आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। टीवी आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। टीवी एक जीवाणु रोग है। टीवी क्या है? एक जीवाणु रोग है। तो इनके बारे में बस इतना ही, और इसका इलाज भी किया जाता है। आज का बर्मा और अंतिम प्रश्न जान लें, किस राज्य में हाल ही में डोल उत्सव या डोला जात्रा रंगों का त्यौहार मनाया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोला जात्रा रंगों का त्यौहार मनाया गया है, जो यह जो पर्व है ये भगवान श्री कृष्ण और राधा को समर्पित है। ये राधा को समर्पित है। और यह जो त्यौहार है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और यह त्यौहार है बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार जो है बसंत के शुरुआत का प्रतीक है। तो इनके बारे में बस इतना ही आज का ये अंतिम प्रश्न। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी आई 8। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें।